So today's topic under discussion is function overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन फंक्शंस का नेम सेम होता है बट डिफरेंट सिग्नेचर होता है. सो व्हेनेवर अ फंक्शन हुज नेम इज सेम or similar to another function within the same class but their signature is different. तो पहले बात करते हैं what actually a signature is. फंक्शन को जब भी हम लिखते हैं पैरामीटर्स। इस फंक्शन को थोड़ा सा आप गौर से देखें. ये डबल वॉल्यूम एक फंक्शन है और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? डबल, राइट. और इसके पैरामीटर्स क्या हैं? 0. फंक्शन की दो चीजें उसका सिग्नेचर डिफाइन करती हैं, एक उसका रिटर्न टाइप और दूसरा उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स. ये डिसाइड करता है फंक्शन का सिग्नेचर. सो सिग्नेचर जब भी आप पूछे व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस वॉल्यूम फंक्शन, तो इसका सिग्नेचर ये है कि ये डबल इसकी रिटर्न टाइप है और 0 नंबर ऑफ पैरामीटर्स है. So whenever you want to decide the signature of a function, you just have to look for the data type that this function is going to return, and then you have to look for the number of or the type of parameters or the argument that this function may have. So किसी भी फंक्शन का सिग्नेचर डिसाइड करने के लिए आपने उसकी डाटा टाइप देखनी है कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, और दूसरी चीज आपने देखनी है कि उस फंक्शन की नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं. गॉट इट. सो यहाँ पर इस वॉल्यूम फंक्शन का सिग्नेचर क्या है? अब सब अपने अपने पास देख ले कि कोई और फंक्शन अगर आपने लिखा है तो उसका सिग्नेचर क्या है. इसी क्लास के अंदर मैं एक और फंक्शन लिखती हूँ जिसका नाम वॉल्यूम होगा. क्या मैं लिख सकती हूँ? अगेन अ फंक्शन विद वॉल्यूम. यस मैम, मगर पैरामीटर देने पड़ेंगे. जी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सेम सिंटेक्स के साथ फिलहाल लिखा है. जैसे इसकी बॉडी का हमारे से कोई सरोकार नहीं है, बॉडी आपकी मर्जी है 10 लाइनों की हो 2 लाइनों की हो, वो हमारा काम नहीं है. ठीक है, हमने सिर्फ फंक्शन का रिटर्न टाइप देखनी है, जैसे यहाँ डबल है और यहाँ भी डबल है. ठीक है, और दूसरी चीज हमने लिखनी है इसके आर्गुमेंट्स जो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है. जब मैंने सेम वॉल्यूम फंक्शन नीचे डिफाइन किया, इसके अंदर भले मैं कुछ ना लिखूं लेकिन उसने एरर देना शुरू कर दिया. और एरर के ऊपर आप हाईलाइट क्लिक करें तो वो आपको बता रहे हैं मेथड वॉल्यूम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास बॉक्स. यानी सेम बॉक्स क्लास के अंदर इससे पहले सेम नाम का फंक्शन डिफाइन हो चुका है. सो यू कैन नॉट डिफाइन द सेम नेम फंक्शन अगेन हियर इन द सेम क्लास. यानी आप वॉल्यूम पहले भी डिफाइन किया और दूसरा भी वॉल्यूम आपने डिफाइन किया, आप ऐसा काम नहीं कर सकते. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस डबल को रिमूव करते हैं और इसको मैं कह देती हूँ सपोज वॉइड. अब क्या है, वहां पर डबल वॉल्यूम है और यहाँ पर क्या है, वॉइड वॉल्यूम है. अभी भी एरर दे रहा है. क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम ऑलरेडी डिफाइंड है. सो एज लॉन्ग एज आपको सिर्फ डाटा टाइप चेंज करने से मसला हल नहीं होगा, यानी फंक्शन की रिटर्न टाइप आप बदल देंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा. उस वक्त तक मसला रहेगा जब तक आप उसके पैरामीटर्स में कुछ चेंज ना करें. जैसे यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ int a. ठीक है, तो अब इसने एरर खत्म कर दिया. सो इट मींस वी आर गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन ओवरलोडिंग. कि फंक्शन ओवरलोडिंग वो होती है जब एक क्लास में मल्टीपल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर. सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर. सो यू गॉट माय पॉइंट. नाम सेम होगा लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होगा, एंड दिस सिनेरियो इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. अब जब आप यहाँ से इस क्लास से वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे आपने इस वॉल्यूम को कॉल करना है या इस वॉल्यूम को? अगर आप वॉल्यूम जो कि 33 लाइन पर है इसको कॉल करना चाहते हो तो आप कैसे कॉल करोगे? इसके अंदर कोई वैल्यू आप पास करो. जब आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास करोगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन जिसके साथ आपने वैल्यू लिखी हुई है. ठीक, लेकिन ये यहाँ पर एरर देने लग गया है. क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है अभी तक रिटर्न कुछ भी नहीं कर रही और मैंने इसे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ ऐसा फंक्शन लिखा जा सकता है जो कुछ ना कुछ रिटर्न करे, जबकि ये फंक्शन जो है ये तो रिटर्न ही कुछ नहीं कर रहा. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन द पेपर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है जिसको एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है और उसको मैं कैसे पास करी हूँ? 6 वैल्यू पास करी हूँ. लेकिन लॉजिकली तो इसे मुझे एरर नहीं देना चाहिए, बट स्टिल इट इज जनरेटिंग अ टाइप ऑफ एरर. तो ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि जो s box डॉट वॉल्यूम फंक्शन है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो वो ऐसा फंक्शन है जो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा.
जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो मैं उसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में क्यों लिख रही हूँ? प्रिंटिंग स्टेटमेंट में सिर्फ वो फंक्शन आता है जिसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, और मैं इसको हाईलाइट करती हूँ तो मुझे एरर की टाइप भी बता रहा है, और एरर की टाइप है वॉइड टाइप नॉट अलाउड हियर। यानी वॉइड की टाइप, अगर फंक्शन की टाइप वॉइड है तो ऐसा फंक्शन यहाँ पर अलाउ ही नहीं है। सो वी कैन नॉट राइट अ फंक्शन हुज रिटर्न टाइप इज वॉइड, कैन नॉट राइट सच फंक्शन इन प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट से हटाऊंगी तो ये एरर भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मैं 6 को रिमूव करती हूँ, और 6 को रिमूव करके मैं इसको इधर लिखती हूँ। अब ये एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, और आप देख लें जैसे ही मैंने उसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट से बाहर लिखा है तो उसने एरर खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया है? क्योंकि अब उसको पता है वॉल्यूम का एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट भी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू हटाऊंगी तो तब भी आपके ख्याल में एरर आएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा फंक्शन जो रिटर्न टाइप कुछ वापस कर रहा हो उसको आप विदाउट प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब ये वॉल्यूम किस फंक्शन को कॉल करेगा? एस बॉक्स डॉट वॉल्यूम रिटर्न ऑन लाइन 16, विच फंक्शन इट इज गोइंग टू कॉल? 28th लाइन पे लिखे हुए फंक्शन को कॉल करेगा या 33 लाइन पे लिखे हुए फंक्शन को कॉल करेगा? 33rd वाले 28th वाले को कॉल 28 करेगा। 28th वाले 28th वाले को इसलिए कॉल करेगा क्योंकि इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। जैसे ही मैं इसको 8 सप्लाई करूंगी या 9 सप्लाई करूंगी या इवन 0 सप्लाई करूंगी तो ये किसको कॉल करेगा? 33 वाले को। 33 वाले को। तो यही चीज हमने डिस्कस करनी है। एक्चुअली दिस फिनोमेना इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सो व्हेनेवर यू डिस्कस अ फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम एक क्लास के अंदर सेम फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम तो सेम होता है, एक ही जैसा होता है उसका नाम, लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट होता है। और सिग्नेचर में भी सिर्फ रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट होगी तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, वो एरर आएगा। आपको डिफाइन करना है कि क्या चीज डिफरेंट होगी। एक्चुअली the number of parameters or the type of parameters different होने चाहिए। Is that clear? यस मैम। yes ma'am So this is actually how we discuss a function overloading. Now just moving towards our task, या इससे पहले आपने कुछ और डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फंक्शन है वॉल्यूम जो कि अली को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा फंक्शन वॉल्यूम अली को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दोनों फंक्शंस वॉल्यूम के आपके ख्याल में किसको कॉल करेंगे, इस वाले वॉल्यूम को या इस वाले को? ये दोनों फिलहाल 28th लाइन पे वॉल्यूम को कॉल करेंगे। क्यों कॉल करेंगे? क्योंकि इन दोनों के पास जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऐसा फंक्शन को कॉल करना है जिसमें आर्ग्यूमेंट जो पास हो रहा है दैट इज ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि 28th लाइन वाले को कॉल करेंगे। और सिर्फ जो 16th लाइन पे वॉल्यूम कॉल हो रहा है जिसके अंदर 0 पास हो रहा है उसके लिए फंक्शन कॉल होगा 33 लाइन पर जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू। यानी कंपाइलर इज सो मच इंटेलिजेंट दैट इट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेस व्हिच फंक्शन टू कॉल अपॉन। कौन सा फंक्शन को कॉल करना है कंपाइलर खुद डिसाइड कर लेता है। किस चीज को देख के डिसाइड करता है? इस आर्गुमेंट या इस पैरामीटर को देख के डिसाइड करता है। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग वाले को कॉल करेगा, और अगर यहाँ पर इंट है तो वो इंट वाले को कॉल करेगा। व्हाट इफ आई चेंज इट टू 0? अब क्या होगा? अब अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये कॉल तो वैसे इस फंक्शन को करेगा ना जिसमें इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, इंटीजर वैल्यू वाले को कॉल करेगा, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू वाला वॉल्यूम है उसकी तो रिटर्न टाइप वॉइड है। और कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड हो आप उसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर कॉल नहीं कर सकते। उसको आप जैसे ही उठा के प्रिंटिंग स्टेटमेंट से बाहर लिखोगे तो वो आपका एरर खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? मैम ये जी, बुक मैम टास्क है आपका कि आपने एक ऐसा छोटा सा सिस्टम डिजाइन करना है जिसके अंदर 100 डिफरेंट एम्प्लॉयज होंगे, और वो ऐसे एम्प्लॉयज होंगे कि उनकी एक्सपीरियंस, उनकी सैलरी और एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड अगर किसी एम्प्लॉय का है तो वो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकें। आपने इसके लिए अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्लासेस जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपने डिक्लेयर करनी है। नेसेसरी कंस्ट्रक्टर्स, फिलहाल सीएस ने कंस्ट्रक्टर्स नहीं पढ़े हुए इसलिए सीएस वाले स्टूडेंट्स कैन जंप दिस कंस्ट्रक्टर्स। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज मिनिमम वेरिएबल्स, कोशिश करें कम से कम वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज करें, और जितने फंक्शंस जो हैं वो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं।
अब कुछ इसको ओवरऑल आपने देखा तो आपको लगा भाई ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपके लिए रख दिया है, क्योंकि असाइनमेंट को भी अगर ब्रेक डाउन कर लेती तो वो आपके लिए आसान होती। इसको आप देखें मैंने कैसे ब्रेक डाउन किया, और फिर अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको पेपर में आए तो आपको खुद से पता होना चाहिए उसको आपने कैसे ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, उसके छोटे छोटे टास्क कैसे डिजाइन करने हैं। सबसे पहले तो आपको पता चल गया एक एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है, सो यू हैव टू राइट अ क्लास फॉर ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है, एक उसका होगा नेम, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कि किस साल उसने ज्वाइनिंग दी थी, नेक्स्ट इज बेसिक सैलरी एट ज्वाइनिंग, कि उसकी सैलरी क्या थी जब उसने ज्वाइनिंग दी थी। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपने एम्प्लॉय के डिक्लेयर करने हैं। और याद रखें कि ये क्लास आपकी मेन क्लास से डिफरेंट होगी, ये क्लास आपकी मेन क्लास से डिफरेंट होगी। मेन क्लास आपकी मर्जी, आप उसको जो भी नाम रखें। अच्छा, नेक्स्ट इज राइट सेपरेट फंक्शंस। अब मैंने जब फंक्शंस की बात की, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिया कि 3 ही एट्रीब्यूट्स होंगे। फंक्शंस मैंने कहा था कि आपने उसकी 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा आपने कैलकुलेट करना है उसकी करंट सैलरी, और तीसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी है लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड। ठीक है, आप यहाँ पर स्पेसिफिक हो गए हैं थोड़ा सा कि सर्विस अवार्ड आपने उसका कैलकुलेट करना है। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा सुनिएगा गौर से, आप करंट डेट देखेंगे। एक तो आपको पता चल गया कि उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, वो आपको कैसे पता चला? ज्वाइनिंग डेट मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखी हुई है, या इसी स्लाइड में लिखी हुई है एज एन एट्रीब्यूट। ये देख लें, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पता है आपको, एज एन एट्रीब्यूट आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक, जिस साल उसने ज्वाइन किया था वो आपको पता है, और अभी करंटली कौन सा साल चल रहा है ये भी आपको पता है। तो आप ऑटोमेटिकली जो करंट वाला साल है उसमें से आप ईयर ऑफ ज्वाइनिंग उसकी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल करंट ईयर चल रहा है 2021, अगर किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था 2012 में, तो आप 2021 में से 2012 माइनस करेंगे, जितने भी जो भी वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन आप कर लेंगे। सेकंड फंक्शन आपने उसकी कैलकुलेट करनी है करंट सैलरी, लेकिन जो एट्रीब्यूट में गिवन है आपको वो सिर्फ क्या गिवन है? बेसिक सैलरी, उसकी ज्वाइनिंग पे जो थी वो आपके पास है। अब करंट सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक चीज तो ये है कि बेसिक सैलरी में आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो आपके पास करंट सैलरी आएगी। उसके लिए कंडीशंस मैंने स्पेसिफाई की हैं कि आफ्टर एवरी 2 years देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% सैलरी टू ईच एम्प्लॉय, यानी कि हर 2 साल के बाद आप उसकी सैलरी के अंदर 10% ऐड करोगे। तो आपने लेनी है उसकी जो बेसिक सैलरी थी ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो भी उसकी बेसिक सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम पर थी उसका आप 10% निकालोगे। ठीक है, 10% आप उसका निकालोगे, फिर आप चेक करोगे कि उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या था। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को भी छोड़ दें, आप ये देखेंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या था। एक्सपीरियंस अगर उसका 6 साल का है, उसका एक्सपीरियंस क्या है? 6 साल का, तो आपने 3 दफा 10-10% उसका इंक्रीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि 6 साल का एक्सपीरियंस था लेकिन हर साल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, 2 साल के बाद इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो इट मीन्स 6 साल के लिए उसको 3 दफा इंक्रीमेंट मिलेगा, और पहली दफा भी 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, दूसरी दफा भी उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, और तीसरी दफा भी उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। राइट, तो तीनों दफा उसको 10-10% इंक्रीमेंट मिलेगा, और हर दफा जब इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसके बाद वाली जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी। तो इट मींस इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जितना उसका एक्सपीरियंस होगा उसका हाफ करके आप हर दफा 10% उसमें ऐड कर लेंगे। थर्ड इज लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड में आप देखोगे जिस भी एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा उसको वो अवार्ड मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज आपने 5 एम्प्लॉय अलग अलग बनाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप ये सारे फंक्शंस, ये तीनों फंक्शंस कॉल करोगे, और देखोगे कि हर एक का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसकी करंट सैलरी क्या है, और उसका लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड बनता है या नहीं बनता। लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड उस बंदे को मिलेगा जिसका मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा।